हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है बुनियाद सीरीज के इस 5th लेक्चर में। एंड फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, चूंकि पॉलिटी का एनसीईआरटी हमने शुरू किया है और यहाँ हम क्लास एंड टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो अभी आपको पता होगा कि क्लास 6 का आपका एनसीईआरटी चल रहा है एंड क्लास 6 के एनसीईआरटी में हम आज बात करने वाले हैं, लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रामीण और नगरीय प्रशासन। अभी तक हमने फ्रेंड्स इसमें जो बात की है, डाइवर्सिटी क्या है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, गवर्नमेंट क्या है, की एलिमेंट क्या है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। कल हमने पंचायती राज की बात की थी। चूंकि पंचायती राज बच्चों बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से, बिकॉज ऑफ जब हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंस इस बात का है। तो बेसिक के साथ साथ हमने करंट अफेयर भी इसको कनेक्ट किया, ठीक है। बाकी हमने ये भी देखा कि भाई पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ जब पंचायती राज है उसके द्वारा। तो साथ ही साथ आज जो हमें बात करनी है रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, और थोड़ी सी चर्चा लाइवलीहुड की हो जाएगी, तो बेसिकली आपका क्लास 6 खत्म हो जाएगा। जिन लोगों को ये शिकायत है कि भाई डीप में नहीं जा रही मैम, अरे भाई शुरुआत है, तो ये जो मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि आप जीरो से शुरू करो, तो बच्चों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी एकदम हो सकता है पहली क्लास हो। तो पीडब्ल्यू का सीधा सा जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, इस बच्चे को जिसे कुछ नहीं आ रहा है, जिसने बेसिक जस्ट शुरुआत की है, जिसकी स्टार्टिंग है, उसको भी सारी चीजें जो है वह बेसिक टू टॉप समझ में आए। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों, बेसिक से चल रहे हैं अभी, है ना। तो अभी क्लास 6 में मैं आपको क्लास 12 के कॉन्सेप्ट नहीं बता सकती। क्लियर? तो यहां पर बिल्कुल क्लियर रखो बच्चों अपने दिमाग में कि ये जो क्लास है आपका बेसिक फंडामेंटल जो है वह बहुत स्ट्रांग हो जाए, आप शुरुआत से चीजों को समझो। देन क्लास 11th में जब हम लोकल गवर्नमेंट को समझेंगे तब आपके इनसाइट्स कुछ और होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि भाई लोकल गवर्नमेंट में कितनी सारी चीजें हैं, कितने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, और भी काफी सारी बहुत सी डीपर जो बातें हैं उसमें की गई हैं। लेकिन उसके पहले आपको एकदम जो बेसिक है वो समझना काफी इंपॉर्टेंट है। सो चूंकि बच्चों हम क्लास वाइज ही चल रहे हैं, तो यहां पर मैं टॉपिक पे बहुत ज्यादा ऐड ऑन नहीं कर सकती, वरना फिर हमारा जो एक क्रम है, जो रिदम है, वो बीच में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पर आपको याद रखना है कि बेसिक प्लस करंट अफेयर है, प्लस इसमें जो हमारे PYQs हैं, MCQ हैं, इन सभी को प्रैक्टिस हम करते चल रहे हैं। इसके अलावा एक दो जो मेंस के क्वेश्चंस हैं, और खुशी की बात है कि आप सभी कमेंट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि मेंस का आंसर लिख रहे हैं। वेरी गुड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपको किसी भी हाल में अपनी जो कंटिन्यूटी है वह ब्रेक नहीं करनी है। आप इस क्लास को उतना ही सीरियस ले सकते हैं जितना कि आप एक ऑफलाइन क्लास को लेते हैं, बिकॉज ऑफ वो सभी बातें जो आपको ऑफलाइन क्लास में मिलती हैं कि भाई आपको सिंसियरिटी के साथ एकदम सारे टॉपिक का एक वाइड कवरेज करते हुए एकदम बेसिक से एडवांस पढ़ाया जाता है। अगर आपके कोई कंफ्यूजन है तो उसे दोबारा बताया जाता है, वही सारी चीजें जो है वह हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए आपको एकदम अपनी जो कंटिन्यूटी है वह बनाए रखना है, क्योंकि अगर आपने बीच में ब्रेक किया और आपके जो कॉन्सेप्ट है वह सारे कवर नहीं हो पाएंगे। एनसीईआरटी आपको सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर आपको ये बात समझनी है तो आप एक बार इसका जो प्रूफ है वह एमसीक्यूज देख लीजिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई पॉलिटी में मैम ने जो ये पढ़ाया, इसके टॉपिक से जाके आप एमसीक्यू देख लो, आपको ठीक इसी कंटेंट से एमसीक्यू जो है वे आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो सो आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो क्लास को सीरियसली सिंसियरली करना है, ठीक है, और अपनी कंसिस्टेंसी को बच्चों बनाए रखना है ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वे छूटे ना। सो टॉपिक टू बी कवर्ड, हम क्या क्या आज की क्लास में बात करने वाले हैं। सो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की। सेकंड हम बात करेंगे जो आपका रेवेन्यू का वर्क करेगा, पटवारी, ठीक है, स्वामित्व योजना, ये आपका करंट अफेयर है, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हम चूंकि यहां पर पटवारी में जो लैंड रिकॉर्ड है, भूमि है, इसके संबंध में काफी बात करेंगे। सो स्वामित्व योजना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, ठीक है, और इससे हम जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसे भी सॉल्व करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन मैंने हर एक टॉपिक से रखा हुआ है ताकि आप एक टॉपिक को समझ सको नोट्स के साथ भी, एंड उसका जो अप्लाई पार्ट है कि कैसे उसका जो है वह क्वेश्चन बन सकता है, कहां पर आप मिस्टेक कर सकते हैं, उससे भी। ईज ऑफ लिविंग एंड म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी आपका करंट अफेयर होगा,
ठीक है, ये भी क्या है बच्चों आपका करंट। ठीक है, तो ये सारा हम जो है ऑल ओवर कवर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हो। सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट में रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो कल की हमारी चर्चा थी कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उस वक्त हमारे पास दो लेवल की सरकारें थी, एक तो था सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा था स्टेट गवर्नमेंट। हाँ तो भाई पंचायत तो वैदिक काल से है। वैदिक काल में भी ग्रामाधिपति और ग्रामीण जो है वे हुआ करते थे। मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड, सभी में लोकल गवर्नमेंट के हमें जो साक्ष्य में मिलते हैं, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। संवैधानिक दर्जा जो है वैसे 73 के बाद दिया गया, 74 के बाद अर्बन को दिया गया। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हमने क्या देखा था कल कि हम जब 73, आई होप आपने ये सारी चीजें याद की होंगी। 73, जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं देखी है पुरानी, सारी क्लासेस देख डालो, अपने नोट्स बना लो, अपडेटेड रखो। जब आप देखेंगे ना बच्चों कि आपका जो पॉलिटी है फिनिश हो चुका है, फिर आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक को समझने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आई थिंक हर एक स्टैंडर्ड बुक में आपको एनसीईआरटी के सभी कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं। तो जब आपको नोट्स से पढ़ाया जा रहा है, आपको होमवर्क दिया जा रहा है, क्लास में ही रिविजन कराया जा रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो आई थिंक आपको ये क्लास कंसिस्टेंसी के साथ बच्चों करनी ही चाहिए। अब देखो 73 एंड 74 अमेंडमेंट को हमने एकदम बेसिक से भी समझा कि भाई होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, कहां कहां इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स है, कौन से शेड्यूल है, उस सब की भी हमने बात की है ना। तो 73, 74 के बाद लोकल गवर्नमेंट में आपका रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसको एक संवैधानिक दर्जा जो है वह प्रदान किया गया। और जो ग्राम पंचायतें थी और आपके जो आज हम म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाओं की बात करेंगे, नगर निगम की बात करेंगे, तो ये शहरों में प्रशासन देखती है। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट हम आते हैं रूरल एरियाज में। ठीक है, सबसे फर्स्ट बच्चों यहां पर आप देखो कि जब हम रूरल एरियाज की बात करेंगे, गांव होते क्या है। ठीक है, अगर हम एक ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, होते क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो 2011 का सेंसस है, इसके अकॉर्डिंग आई थिंक, ठीक है, लगभग आपके 6,40,000 के आसपास जो है वह गांव है। ठीक है, इस जनगणना के अनुसार गांव ऐसी इकाइयां होते, ऐसी बस्तियां होते जो कि बहुत ज्यादा घनी नहीं बसी है, मतलब वहां पर जो नंबर ऑफ पीपल है वह बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि जब हम जन घनत्व की बात करेंगे तब आप देखते हैं कि दिल्ली जैसे शहरों में प्रति वर्ग किलोमीटर में 11,000 व्यक्ति है। वहीं जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हो सकता है आपको प्रति वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है उसमें 2 व्यक्ति मिले। तो यहां पर बच्चों इतना डिफरेंस हो जाता है। तो गांव में क्या है, जो बस्तियां हैं वे बहुत बिखरी हुई बनी होती हैं। और इसके साथ साथ क्या है, इनका जो मेन काम होता है वह क्या होता है, जब आप प्राइमरी सेक्टर्स की बात करते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स आगे हम पॉलिटी में नहीं लेकिन हाँ ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब हम प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे और इसमें बेसिकली एग्रीकल्चर, कृषि, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेंगे बच्चों, कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, इस तरह की मानव बस्तियां होती है जो कि बिखरी हुई होती हैं और इसमें जो जनघनत्व है वह कम होता है। गांव कई प्रकार के होते हैं। तो यहां पर क्या है कि रूरल प्लेस मींस रिलेटिंग टू द कंट्री पीपल ऑफ लाइफ, और एग्रीकल्चर तो बेसिकली जब हम कृषि की बात करेंगे, कृषि से इनका जो है वह जीवन यापन होता है। हाँ, आजकल के जो गांव है वह थोड़े एडवांस हो गए हैं, उसमें और भी जो एक्टिविटी है सेकेंडरी वो की जाती है। ठीक है, तो यहां पर एग्रीकल्चर या कृषि से प्रत्यक्ष रूप से जो गांव है वह जुड़ा हुआ होता है। और इस गांव में बेसिकली बच्चों हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो अब देखो हम इसकी कृषि और कृषि के अध्ययन के जो प्रकारों की बात करेंगे वो बात हम करते हैं ज्योग्राफी में। लेकिन अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो यहां पर तो हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आएगा, वहां की पुलिस व्यवस्था, ज्यूरिडिक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड की वहां की जो भूमि है उसको, उसका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, उसको कैसे टैकल किया जाता है। और एक न्यू लॉ की बात करेंगे, चूंकि जमीन से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है, जमीन से ही जुड़ा हुआ नियम है, अ न्यू लॉ, जो कि हम हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट जो एक्ट है आपका 2005 उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहले थोड़ी सी चर्चा जो है वह हमारी पुलिस स्टेशन वाली हो जाए। ठीक है, पुलिस स्टेशन वाली यहां पर मैं लिख देती हूं, 2011 के अकॉर्डिंगली सेंसस अगर हम देखें तो लगभग आपके 6,40,000 के आसपास जो गांव है, विलेजेस। ठीक है, हाँ, एक मोटा मोटी जो
सो अब हम देखते हैं, हाँ मेन फैक्ट्स हमें याद रखते हैं, ठीक है। तो ज्यूरिडिक्शन ऑफ पुलिस स्टेशंस, सबसे फर्स्ट देखो कि एक गांव में अगर किसी भी तरह से कोई क्राइम हो रहा है, कहीं चोरी हो रही है, ठीक है, कहीं आपस में जो कम्युनिटीज हैं वे आपस में भिड़ गए, उनकी लड़ाई झगड़ा हो गया, तो इन सभी कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने का जो काम है वह गांव पर कौन करेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में जब सबसे पहले हम पुलिस स्टेशंस की बात करते हैं, तो जो भी आपके डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी आपके विवाद होते हैं, ठीक है, चाहे चोरी हो, चाहे कोई और दुर्घटना हो, इंजरी हो, इसके अलावा फाइट हो, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो, तो ये सारी चीजें, तो हु हेल्प द मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, तो यहां पर पुलिस क्या करेगा, यहां पर बच्चों लॉ एंड ऑर्डर को, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का जो काम है वह पुलिस के द्वारा यहां पर किया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो कि यहां पर अगर हम एक हायरार्की देखें, बहुत ज्यादा डीप में हमें नहीं जाना है, केवल थोड़ी सी चर्चा यहां पर होगी पुलिस स्टेशन की, जो कि क्लास 6 में जो दिया हुआ है उसे हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखो पुलिस स्टेशन में जब हम बात करते हैं कि यहां पर क्या क्या हायरार्की बनेगी, तो सबसे पहले देखो कि यहां पर जो एक पर्टिकुलर रूरल एरियाज, मान लीजिए कोई ग्रामीण क्षेत्र है, तो इसमें सबसे फर्स्ट जो होगा वह कौन होगा, यहां पर इंचार्ज, एक इंचार्ज होगा, ठीक है, एक इंचार्ज होगा जिसे क्या कहा जाता है, एसआई। काफी सारे बच्चे प्रिपरेशन करते होंगे एसआई की, सब इंस्पेक्टर, ठीक है। इसके बाद देखो रूरल एरिया का होगा, और ऑल ओवर अगर हम बात करेंगे बच्चों कि पुलिस स्टेशंस, जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं आपके जिले में, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सभी पुलिस स्टेशंस जो है वह किसके कंट्रोल में होंगे, तो एसपी, है ना, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। और साथ ही देखो कि अगर हम लोकल पुलिस स्टेशन की बात करेंगे, जो आपका स्थानीय पुलिस स्टेशन है, लोकल पुलिस स्टेशन, तो यहां पर आपने एसएचओ सुना होगा, ठीक है, एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो बेसिकली ये जो चीजें हैं वह इस तरह से कार्य करेंगी, डिस्प्यूट्स एंड लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना, ये जो है वह मेन काम होगा। इसके अलावा देखो और भी काफी सारे जो वर्क है पुलिस के द्वारा किए जाते हैं, तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं, पहला काम तो यही है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जो है वह पुलिस का काम है। इसके अलावा कोई और अगर घटना दुर्घटना होती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, है ना, उसको जांचना, उसकी जांच शुरू करना, ये काम होगा। इसके अलावा देखो कि अगर एफआईआर है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, किसी के द्वारा दो पक्षों में लड़ाई होती है, जो पहले जो है वह पुलिस स्टेशन पहुंच के एफआईआर करता है, ठीक है, दूसरे को फिर डिफेंड करने आना होता है, तो ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, एफआईआर, ये दर्ज करने का काम जो है वह पुलिस के द्वारा किया जाता है। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जो है वह पुलिस के द्वारा एफआईआर जो है वह साइन नहीं लिखी जाती है ना, उसके पीछे कारण होता है बच्चों कि इसका एक अपना ही इंपॉर्टेंस है, महत्व, कि अगर एक बार एफआईआर दर्ज हो गई, पूरी कोशिश की जाती है पुलिस के द्वारा कि पहले जो मामला है वह समझा बुझा के आपस में, अगर बहुत गंभीर नहीं है, बहुत ज्यादा क्रिमिनल नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि भाई पूरी सोसाइटी के लिए थ्रेट बन गया है, तब क्या होगा बच्चों कि जो एफआईआर है वह उसमें उन केसेस में लिखी जाएगी जब बहुत गंभीर मामला, अन्यथा छोटे मोटे लड़ाई झगड़े पुलिस के द्वारा अस्थायी रूप से एफआईआर जो है वह की जाती है, और उस चीज को क्या किया जाता है, सॉर्ट आउट करने का जो प्रयास है वह किया जाता है, ठीक है, ताकि एफआईआर की जो संख्या है वह बहुत ज्यादा ना बढ़े। अब नेक्स्ट देखो कि अगर हम लोगों की सुरक्षा की बात करें, तो यहां पर पब्लिक सेफ्टी जो है, ठीक है, तो यहां पर बच्चों प्रोटेक्शन का जो काम है, लोगों की सार्वजनिक सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, उनके पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा, ठीक है, लोगों की निजी प्रॉपर्टी की भी जो सुरक्षा है, ठीक है, ये सारे काम किसके होंगे, तो प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी, ये जो काम है वहां की पुलिस कर रही है। तो एक गांव में पुलिस स्टेशन जो है, ठीक है, वह होंगे, और इनका ज्यूरिडिक्शन क्या क्या होगा वो हमने समझा। जब साइड हो रही हूं देन आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ी सी चर्चा हम कर ले अब सेकेंड, कि अगर हम यहां पर भूमि विवादों की बात करें या फिर जमीन की बात करें, क्योंकि देखो बच्चों कि गांव में सबसे ज्यादा एक मुद्दा क्या होता है, लड़ाई का, विवादों का, डिस्प्यूट्स का, वह होता है उनकी जमीन, है ना। अब चूंकि जमीन के प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होते, गांव वाले जो है, ग्रामीण, खैर आजकल तो चीजें बहुत बदल गई हैं, गांव के लोग ज्यादा डिजिटल इंडिया का जो है वह भाग हो गए हैं, हो सकता है उन्हें हमसे ज्यादा ही चीजें जो है वह समझ में आए। तो बेसिकली बच्चों यहां पर आप देखेंगे
कि लैंड डिस्प्यूट्स जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उनके पास उनकी जो जमीन है, उनके जो फॉर्म है, जो खेत है उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, और ऐसे में अगर कोई दूसरा उस पर कब्जा कर लेता है तो ये प्रूफ करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि नहीं, ये जो जमीन है वह वर्षों से, काफी समय से हमारी ही जमीन है। तो यहाँ पर एक मुख्य अधिकारी जो है वह कौन होता है? पटवारी होता है। इसकी बड़ी भूमिका होती है, सभी जो भूमि है उसको नापना, लैंड रिकॉर्ड रखना। द पटवारी इज द गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है, ऑफिशियल हुज प्राइमरी रोल इज कीप रिकॉर्ड टू ऑल लैंड एंड विलेजेस दैट आर ओवरसीन बाय हिम। तो जिस भी गांव को वह देखता है, उसके अंडर में जो गांव आते हैं, हो सकता है एक गांव आता हो, दो गांव आता हो, ठीक है, क्योंकि गांव का जो साइज है वह छोटा बड़ा हो सकता है, तो उस हिसाब से एक या दो गांव भी एक पटवारी के अंडर में रहते हैं। तो यहां पर एक पटवारी के अंदर में जितने भी गांव आ रहे हैं, जितना भी क्षेत्र आ रहा है, उस पूरे की रिकॉर्ड रखना, ठीक है, ये इसका मेन काम होगा, प्राथमिक काम इसका यही होगा बच्चों, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसर होगा और बेसिकली इसका प्राइमरी वर्क होगा कि ये जो जमीन है इसको करे, ठीक है। तो लैंड रिकॉर्ड मेजरिंग करना पटवारी का काम होगा। अब आगे देखो, थोड़ी सी और बातें हम समझते हैं कि बच्चों जब हम पटवारी की बात कर रहे हैं, इसको सुपरविजन करने का काम कौन करेगा? ठीक है, तो पटवारी बेसिकली जो आपका भूमि है, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड है, इसके लिए। और इसके बाद देखो, आपने तहसीलदार सुना होगा, ठीक है। तो यहां पर तहसीलदार जो है वह क्या कर रहा है? पटवारी के काम का निरीक्षण कर रहा है, इसके काम का सुपरविजन कर रहा है, ठीक है। निरीक्षण करेगा, कंट्रोल रखेगा, देखेगा कि ठीक से काम किया है या फिर नहीं। तो इसके लिए फिर क्या होगा? तहसीलदार को अपॉइंट किया जाता है। तो बेसिकली तहसीलदार जो है रेवेन्यू ऑफिसर होगा। तहसीलदार आपका राजस्व अधिकारी होगा, ठीक है, राजस्व अधिकारी होगा। यहाँ पर आपको याद रखना है, तो यहाँ पर जो आपका पटवारी है, मेजरिंग लैंड एंड कीप रिकॉर्ड करना इसका काम होगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, मेंटेन एंड अपडेट द रिकॉर्ड। तो यहाँ पर केवल रिकॉर्ड रखना नहीं, बल्कि उसको अपडेट करना। और इस अपडेशन के बाद भी आपको याद रखना है कि जो भी किसी गांव में कितनी कृषि कार्य है, ठीक है, कितनी जमीन जो है वह कृषि के लिए है, कितनी जो जमीन है वह रहने बसने के लिए, सेटल डाउन के लिए यूज की जाती है, या फिर कितनी जो फसल है वह उस जगह पर हो रही है, उसका मेजरमेंट करना भी। जैसे मान लो किसी गांव में सूखा पड़ जाता है, ठीक है, सरकार के द्वारा ऐसे लोगों को राहत जो है वह दी जाती है, किसी एक पर्टिकुलर स्कीम के तहत उनकी हेल्प की जाती है। तब उसके लिए क्या है बच्चों कि आप जो है वह किसके पास जाते हैं? पटवारी के पास जाते हैं कि भाई हमारा जो इतनी ये जमीन थी, इसमें इस तरह की प्रॉब्लम है, आप हमें इससे बीमा या इंश्योरेंस करवाइए। तो इसके लिए क्या होगा? ये भी जो मेन काम है, प्राथमिक काम जो है वह पटवारी ही करेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम होगा ये अपडेशन करना, एग्रीकल्चर की जो इंफॉर्मेशन है, कितनी क्रॉप उस पर्टिकुलर एरिया में हो रही है, उसकी जो सारी जानकारी है वो यही रखता है। क्लियर है? क्लियर है? चलो एक बार और देखते हैं, एक बार और हम इस बात को समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा पटवारी की बात कर ली, तहसीलदार की बात कर ली। अब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करेंगे। तो देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहां पर हेड कौन होगा? जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ठीक है, जो भी डीएम है, ये यहां पर हेड होगा। एंड इसके बाद फिर आएगा आपका रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार। इसके बाद क्या आएगा बच्चों? तहसीलदार आएगा, ठीक है। और तहसीलदार किसके सुपरविजन का काम कर रहा है? पटवारी का। लेकिन इन द लास्ट जो है वह सारी जिम्मेदारी और सारी देखरेख जो है वह किसके अंडर में होगी? जो डिस्ट्रिक्ट हेड है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है, कहीं कहीं कलेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डीएम है, इसके अंडर में चीजें आएंगी। सो देखो मेजरिंग, अभी पहले थोड़ा सा पटवारी की जो वर्क है वह हम जानते हैं। बेसिकली देखो पटवारी को कई नामों से जो है वह जाना जाता है। कहीं इसको कानून गो कहा जाता है, ठीक है, कहीं कानून गो कहा जाता है, कहीं इसको तहसीलदार भी लोग कह देते हैं, कहीं इसको ग्रामीण अधिकारी भी कह देते हैं। तो बेसिकली अगर हम ये कहें कि आज भी जो है, जैसे आप देखते हैं कि जब जनपद और महाजनपद, थोड़ा सा हिस्ट्री को याद करो कि जब बच्चों जनपद और महाजनपद का विकास होता है तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या थी? जनपद एंड जो महाजनपद थे, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा इनके डेवलप होने में भूमिका किसकी थी? जो भी भूमि राजस्व था, है ना, जो भी जमीन से मिलने वाला लगान था। तो क्या आज ये वसूल नहीं किया जाता है भूमि राजस्व?
लैंड रेवेन्यू डेफिनेटली आज भी वसूल किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो प्रॉपर रिकॉर्ड है ये कौन रखता है? तो अभी जो है ये अगर लगान हम कहें या टैक्स हम कहें तो अभी ये टैक्स की वसूली का जो काम है पटवारी करेगा, ठीक है। साथ ही देखो कि अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसको वसूलने में, कलेक्ट करने में सबसे ज्यादा जो सबसे आगे रहता है और ये इसका मेन काम होगा, यहां पर भी ये पटवारी करेगा। तो देखो जब आप सभी शेरशाह सूरी की बात करते हैं, शेरशाह सूरी के द्वारा जो भू राजस्व की व्यवस्था बनाई गई थी वो बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। तो हिस्ट्री में जो भी बच्चे जिनके पास बुक अवेलेबल है या फिर नहीं है तो आई थिंक गूगल आप सभी चलाते होंगे, तो प्लीज 5 मिनट आप शेरशाह सूरी की जो व्यवस्था थी इसके लिए दीजिएगा, इसको जरूर पढ़ना। यूपीएससी ने जो एक क्वेश्चन है वह पूछा था, वो क्वेश्चन यहां से था, आप सभी को लगता होगा कि अच्छा हिस्ट्री का था, हिस्ट्री का नहीं था बच्चों, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि एक जो सेंटेंस है वह हिस्ट्री का था उस क्वेश्चन में, एक सेंटेंस जो है वह आपका पॉलिटी का था। तो यहां पर देखो कि अकबर के द्वारा जो भू राजस्व की व्यवस्था अपनाई गई थी कि हमें किस भूमि से कितना राजस्व जो है वह लेना है, उस व्यवस्था को एक अपडेट वर्जन अपनाया था, लेकिन वो जो व्यवस्था थी वह शेरशाह सूरी के द्वारा अपनाई गई व्यवस्था थी। उसी को आगे अपडेशन करके उसमें से रिफॉर्म करके अकबर के द्वारा उस व्यवस्था को अपनाया गया था, ठीक है। तो यहां पर ये जो बात है ये भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और देखो कुछ काम जैसे हमने पहले ही कह दिया, देखो यहां पर आप देखेंगे कि पटवारी के द्वारा एक लंबी चेन का जो यूज है वह किया जाता था, ठीक है। पटवारी के द्वारा क्या किया जाता है, एक लंबी जमीन का लंबी जंजीर का यूज किया जाता था कई जगहों पर भूमि को नापने के लिए, जिसे जरीब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जरीब, जिसे जरीब कहा जाता था। बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि 6th स्टैंडर्ड का हम पढ़ रहे हैं, आगे की क्लास में जब हम ये सारी बातें पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि हम क्लास वाइज चल रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि इवन हम चाहते हैं कि जो बेसिक है वो किसी भी बच्चे का ना छूटे, है ना। शुरुआत में हम क्लासेस के ड्यूरेशन भी इसलिए कम रख रहे हैं बच्चों की, जब एक बार आप चीजों को समझने लगेंगे तो उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे की भी ऑनलाइन क्लास लेने में आप सभी थकेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम गाँव की बात करें कि एक जो पटवारी है वह क्या केवल एक गाँव के, अरे छोटी छोटी सी बातें पूछता है भाई यूपीएससी, ना मानो तो देख लो पिछले साल के पेपर्स देख लो, पता चल जाएगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो एक कंसिस्टेंसी बच्चों आपको बनाकर रखनी है, अपने नोट्स डेवलप करो। आप देखेंगे कि जब आपकी लगभग 50 क्लास हो जाएंगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो हो सकता है कि आपको एक ऐसी स्टैंडर्ड क्लास से सीखने को ना मिले जो आपको इतना ज्यादा स्टैंडर्ड बना रहे हैं कि वो आपके सर के ऊपर से जा रहा है। तो जब तक आप अपना बेसिक नहीं करेंगे, जब तक आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका जीएस का है आप उसे बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से कवर नहीं करेंगे, डेफिनेशंस को नहीं समझेंगे, तब आप स्टैंडर्ड भी नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपको कुछ क्लासेस ऐसी भी मिलती हो यूट्यूब पर कि आपको लगे कि भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मतलब बहुत अच्छी क्लास है, हमारा ही लेवल नहीं है। वो क्लास आपके किसी काम की नहीं है, यकीन मानो। जो बेसिक है, जहां से चीजें आपको समझ में आए और उसके बाद आप उस स्टैंडर्ड को समझ पाते, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाते उन पॉइंट्स को जो बेसिक में आपके छूट जाते हैं, ठीक है। चलो, सो कंसिस्टेंट आपको रहना है, क्लियर है। इसके आगे पीछे का जो चीज है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि फसलों के बारे में ये जानकारी रखेगा, ठीक है। पूरा जो डेटा है वह व्यवस्थित करेगा। चलो एक क्वेश्चन हो जाए, Which of the following statement is incorrect about working the police administration? पुलिस प्रशासन के बारे में आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वह इसमें इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, समाज में क्या करना, लॉ एंड ऑर्डर जो है वह बनाए रखना। पब्लिक सेफ्टी, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक एंड देयर प्रॉपर्टी, लोगों की संपत्ति को और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, पब्लिक सेफ्टी रखना, ये काम होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस, नथिंग द एफआईआर एंड टेस्टिंग ट्रुथफुली इन द कोर्ट, ठीक है, कि जो भी गवाही अदालत में दी जा रही है उसकी सच्चाई को सामने लाना, मामले की जांच करना, क्या काम है, क्या इसके बारे में इनकरेक्ट है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो अभी तक जो हमने जाना, आंसर क्या आएगा हमारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ हम देखेंगे कि सारे ही जो स्टेटमेंट है वह सही हैं, है ना। ऑल राइट। अब देखो, चूंकि हम जमीन की बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं तो मैं आपको करंट अफेयर का एक जो टॉपिक है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, बट हमें बस यही तो काम होता है ना एक एजुकेटर का, या फिर आपसे पहले अगर किसी ने पढ़ लिया, उसको प्रिपेयर कर लिया, वो आपको डिलीवर अगर कर रहा है तो ये उसकी अकाउंटेबल, इसकी ड्यूटी हो जाती है कि वो आपको करंट अफेयर से चीजों को भी समझना सिखाए। अब देखो बच्चों कि अगर आप ग्रामीण प्रशासन के बारे में लिख रहे हैं, या फिर आप कहीं पर भू राजस्व के बारे में लिख रहे हैं, या गांव की जो समस्याएं हैं उसके बारे में लिख रहे हैं, आपको एज अ सॉल्यूशन इसका यूज करना है। और प्रीलिम्स में इसका क्या यूज है
आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की स्कीम से काफी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो कि मान लीजिए स्वामित्व योजना से क्वेश्चन आ गया कि भाई स्वामित्व का जो फुल फॉर्म है वो ये है, एक सेंटेंस में ये आ गया। दूसरे में आ गया इसका जो लॉन्च्ड है वह किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया, उसका जो मेन पर्पस है वह क्या है। तो स्वामित्व का मेन पर्पस क्या है? स्वामित्व जैसा नाम वैसा काम, ऑनरशिप ट्रांसफर करना। एक ड्रोन से स्वामित्व योजना सुनो कि 2020 में जो पंचायती राज दिवस है, कल हमने बात की थी कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता, जिसकी शुरुआत 2010 से हुई थी और 2022 में 12वां पंचायती राज दिवस मनाया गया। इसको बनाया क्यों जाता है? क्योंकि इस दिन 73वां संविधान संशोधन और जो पंचायती व्यवस्था है उसको लागू किया गया था। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया। तो यहां पर आपको ड्रोन उड़ता हुआ दिख रहा है कि किसी पर्टिकुलर जमीन को क्या करना, जो भी भूमि है बच्चों, ठीक है, जो भी जमीन है इसको मेजर कर देना ड्रोन से। ठीक है, ड्रोन से मेजर करने के बाद इसका एक जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट उस पर्टिकुलर ऑनर को दे देना, किसान को दे देना जिसकी वह जमीन है। ठीक है, तो यहां पर क्या किया हमने, एक मेजरमेंट किया और ओनरशिप जो है वह उसको दे दी। अब देखो इसको लॉन्च किया गया था, जैसा कि मैंने पहले बताया 24 अप्रैल 2020 को किया गया था, नेशनल पंचायती राज डे जो होता है आपका। ठीक है, तो यहां पर ये जो योजना है आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की योजना है। किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है, इसकी योजना है, ये जरूर याद रखना है। कौन सी योजना, किस, अब देखो मेन उद्देश्य क्या है, टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर द रूरल इंडिया। तो ग्रामीण प्रशासन में, ग्रामीण क्षेत्रों में जब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी चीज की हो कि भाई भूमि का रिकॉर्ड आपके पास, आप जिस जगह पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आपका कहाँ पर फार्म हाउस है, चीजें हैं, आप नहीं समझ पा रहे कि भाई उसकी ओनरशिप आपके पास है या नहीं, दूसरा उस पर दावा करता है, कब्जा करता है, आप उस चीज से नहीं निकल पाते हो। एक बहुत बड़ी समस्या है गाँव के बच्चों। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट एक अच्छा सोल्यूशन है, डेफिनेटली, है ना, आपको लिखना चाहिए सोल्यूशन को अपने मेंस में। और अगर अभी आप करंट अफेयर में देखोगे तो आप मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की जो वेबसाइट है उसी का स्क्रीनशॉट मैंने रखा हुआ है। आप अगर स्वामित्व स्कीम को आप देखेंगे तो रिसेंटली देखो ड्रोन सर्वे कितना हुआ है, 1,94,791। ठीक है, तो इतने विलेज का ड्रोन सर्वे हो चुका है, ड्रोन से उसका सर्वे हो गया है पूरा, कौन सी जमीन किसकी है इसके सर्टिफिकेट तैयार किए जा रहे हैं। और यहां पर जो मैप है वो, ठीक है, वो आपको याद रखना है कि कितने जो है कंप्लीट विलेजेस हो गए हैं इसमें 149। ठीक है, 1,49,000 सर्वे हो चुका है, 1,94,000 का। ठीक है, और यहाँ पर जो कंप्लीट सर्वे है वह इतने का हो चुका है। अब आप देखते हैं कि बार बार मोदी जी के जो भाषण है उसमें आता है कि भाई इतने किसान भाइयों को जो सर्टिफिकेट है स्वामित्व योजना के अंतर्गत हमने प्रदान हमने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जमीन विवाद है वो इससे खत्म हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम। प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पटवारी। पटवारी के बारे में, है ना। चलो, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मेजरिंग लैंड, कीपिंग लैंड रिकॉर्ड टू मेंटेन टू मेन वर्क ऑफ द पटवारी, भूमि नापना एंड अभिलेख रखना मुख्य कार्य है। एंड प्रत्येक पटवारी गांव के एक समूह के लिए जिम्मेदार है। एक समूह, गांव के एक समूह के लिए जिम्मेदार है। ठीक वैसी ही बात है जैसे कि हमने लास्ट देखी थी कि जो ग्राम सभा है या जो ग्राम पंचायत है वो केवल एक गांव की होती है, एक या एक से अधिक गांव के समूह के लिए जिम्मेदार होता है। और भूमि नापना इसका मुख्य कार्य है। चूंकि हमसे यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो आंसर इज, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखो, किसानों को अपने भूमि रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। क्या उनका राइट है, क्या उनको अधिकार है कि वो जानकारी इसकी प्राप्त कर सके? फार्मर हैव द राइट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर लैंड रिकॉर्ड। द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर फ्री। ये जो इंफॉर्मेशन है वो एकदम मुफ्त होती है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वह करेक्ट है? अधिकार है या फिर नहीं है? डेफिनेटली है बच्चों, डेफिनेटली अधिकार है। अरे भाई, आरटीआई में ऐसी ऐसी चीजें पूछी जाती है जो जिसका संबंध शायद है ही नहीं आपसे, दूर दूर तक। हो सकता है कि भाई सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण के लिए भी आप वो इन्फॉर्मेशन ना मांग रहे हो, केवल आरटीआई को यूज करने के लिए कि भाई आरटीआई सच में काम कर रहा है नहीं कर रहा है इसके लिए मांग रहे हो। तो आप अपनी जानकारी तो मांग ही सकते हैं।
है ना। वैसे आरटीआई के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार जो डिसीजन है वह दिए गए हैं कि भाई इस तरह की जो अननेसेसरी आरटीआई है ना, जिसका कोई संबंध नहीं है वेलफेयर से या किसी और काम से, इस पर रोक लगाने के लिए कदम जो है वह उठाया जाए। तो कई बार सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, फटकार लगा चुका है, दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर फ्री। तो नहीं भैया, कुछ बहुत नाम मात्र का नॉमिनल सा जो चार्जेस है वह आपसे लिया जाएगा, लेकिन लिया जाता है, मुफ्त उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट जो है सही है, करेक्ट चूंकि पूछा है, सो ऑप्शन नंबर ए जो है वह इसका सही आंसर होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहां तक हमने बात कर ली कि भाई पटवारी जो है वह लैंड रिकॉर्ड रख रहा है, जो किसान है वह एक शुल्क देके, एक नॉमिनल सा जो चार्ज है वह देकर उसको प्राप्त कर सकता है। लेकिन किसान को आखिर ये चाहिए क्यों? एनी फार्मर हु हैज अ पीस ऑफ लैंड शुड कीप इट्स रिकॉर्ड फॉर फॉलोइंग रीजन। किस कारण से कोई भी किसान जिसके पास एक भूमि का टुकड़ा है वह अपने लिए इंफॉर्मेशन चाहता है? सो 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो मैं बता रही हूं हिंदी में If he wishes to sell his land, other party will demand for the record. अगर वह चाहता है कि उसकी जो जमीन है वह बेच दे, ठीक है, अगर वह चाहता है कि वो जो उसकी जमीन है वह बेच दे, तो जो सामने वाली पार्टी है वह उससे इसकी मांग करती कि भाई पहले डॉक्यूमेंट्स तो दिखाओ कि ये जमीन तुम्हारी है, पड़ोसी की है। इफ ही विशेस टू टेक सम लोन फ्रॉम अ बैंक एंड बैंक विल डिमांड फॉर द रिकॉर्ड, अगर वह चाह रहा है कि भाई बैंक से वह कोई लोन ले ले, कोई ऋण ले ले, तो फिर जो बैंक है ये डिमांड करेगी। थर्ड है टू अवेल द बेनिफिट गिवन द गवर्नमेंट ऑफ द ग्राउंड ऑफ एग्रीकल्चर इफ वी आस्क अस शो हिज रिकॉर्ड। तो देखो अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है, ठीक है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट की बीमा स्कीम है, कोई इंश्योरेंस की, और इस स्कीम का अगर आप चाहते हैं कि आपको लाभ मिल जाए, आप चाह रहे हैं कि आपको क्या मिल जाए बच्चों, लाभ मिल जाए, तो ऐसे में गवर्नमेंट जो है ये डिमांड करेगी कि भाई अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, तभी आपको जो सूखा है उसके पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि किस रीजन से चाहिए होता है, आई थिंक आपको लग रहा होगा वही आंसर है ना। ये सभी जो रीजन है वह उसके लिए जरूरी होते हैं, चाहे बैंक हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे किसी को बेचना हो, तब भी हमें इसकी जो जरूरत है वह होती है। क्लियर हुआ है ना। और करंट अफेयर का भी हमने देख लिया। चलो बीच में मैंने आपको कुछ जो और भी कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ज़्यादा इजी है, जो मैंने आपको बताया वो दे रखे हैं ताकि आप इजीली जो है वह पढ़ पाएं। तो काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है इसमें अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसे आप जब आप सोशल जस्टिस को पढ़ते हैं तब आप इस टॉपिक को यूज कर सकते हैं मेंस में। ठीक है, जब आप जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तब आप इस टॉपिक को यूज करते हैं, और जब अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन की बात करनी हो तब भी आप इस टॉपिक को यूज करते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 2005 में एक संशोधन होता है बच्चों, जो कई साल पुराने संशोधन को, जो कई साल पुराने एक नियम को हटा देता है, रिमूव कर देता है, क्योंकि उसमें जेंडर बायस्ड होकर डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, और वो था आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। ठीक है, तो देखो वसीयत को लेकर एक पिता जब अपने पुत्र को, अपने बेटे को अपनी जमीन, अपना मकान हस्तांतरण करता है, उसके नाम कर देता है, तो केवल ये पुरुष को हो रहा है। ठीक है, केवल ये क्या हो रहा है, अपनी वो डॉटर को नहीं कर रहा है, केवल अपने सन को कर रहा है, अपने बेटे को कर रहा है। तो यहां पर जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 था बच्चों, इसने क्या किया, इसने महिला और पुरुष दोनों को समान मानते हुए जो वाइफ है, जो डॉटर है, जो सन है, तीनों के, ठीक है, तो इन तीनों के लिए एक प्रॉपर्टी के 3 हिस्से करके उन तीनों को प्रोवाइड करने की जो बात है वह रखी। तो ये है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ठीक है, अच्छा ये देखो कि अगर हम ये देखें बच्चों कि किस आर्टिकल से ये जुड़ता है, हमेशा कभी भी कोई बात पढ़ते हो ना, उसको आर्टिकल से हमेशा जोड़ो। आर्टिकल 14 क्या कहता है, किसकी बात करता है, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे, मैं पहले पढ़ा चुकी हूं। तो बच्चों आर्टिकल 14 इस पे लागू होता है। इसके अलावा देखो कि ये जो आपका एक्ट है, ठीक है, तो ये आपकी बेटी को, आपकी पुत्री को क्या करता है, इक्वल राइट देता है, आपकी संपत्ति में समान अधिकार देता है, और एक महिला समानता की भी बात करता है, जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, साथ ही साथ इससे सोशली एंड इकोनॉमिकली, ठीक है, सोशली और साथ में इकोनॉमिकली आपकी जो स्टेबिलिटी है वह हो जाती है, स्थायी जो एक
स्थिरता है वह मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर वुमेन्स हैव बीन ट्रीटेड इक्वल टू मैन। तो यहाँ पर अमेंडमेंट जो है वह सितंबर 2005 में हुआ था, सितंबर 2005 में हुआ था। और बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या था कि जो 1956 में एक्ट बना था, इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको रिमूव करना। इसमें डिस्क्रिमिनेशन ये था कि भाई जो पुत्र है उसको संपत्ति में अधिकार मिलेगा, पुत्र या फिर पत्नी की बात इसमें नहीं की गई थी। तो इसे जो है बच्चों रिमूव किया गया था। चलो आओ एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, जब हम फार्मर्स की बात करते हैं तो किसानों के पास जो जमीन है, ज्यादातर आपको पता होगा कि किसान की परिभाषा में पुरुष ही आता है। अभी जिस किसान की परिभाषा चेंज हुई है, जब आप देखेंगे कि महिला किसान जो है उनकी संख्या बढ़ रही है, तो चाहे आप देखेंगे तो इसके बारे में कई रिपोर्ट भी आई है। एग्रीकल्चर का जिस तरह से चीजें चेंज हुई है, जैसे कृषि में डेयरी प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, ठीक है। कृषि में आपका जो डेयरी कार्यक्रम, डेयरी प्रोग्राम, और उसमें ज्यादातर महिलाएं हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अभी जब आप रिसेंटली करंट अफेयर में बहुत सारी ऐसी चीजें, तो कभी भी बेसिक किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ो तो उसे हमेशा करंट अफेयर में सर्च करो। आप देखेंगे कि जब आप अभी किसान को लेकर कुछ रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो उसमें मेल के साथ साथ फीमेल की बात भी की जाती है कि फीमेल्स का जैसे कंट्रीब्यूशन घर में दिखाई नहीं देता, क्योंकि घर का काम करने को उनको पैसे नहीं मिलते, लेकिन उनकी लाइफ जो है उन्होंने घर में ही लगा रखी है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि सेम उसी तरह अगर फीमेल जो है अपना श्रम अपने घर के काम के अलावा अगर वो अपने फॉर्म में लगा रही है, अपने खेतों में काम कर रही है, तो उसको काउंट नहीं किया जा रहा है, उसको उस बात के पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो किसान की परिभाषा भी भाई बायस्ड थी कि इसमें पुरुष किसान ही था, लेकिन अब ये परिभाषा धीरे धीरे बदल रही है ना। और अभी तो काफी संख्या आप देखिए, सबसे ज्यादा जो है वह डेयरी प्रोडक्ट में महिलाएं हैं, डेयरी जो प्रोग्राम्स है उसमें महिलाएं हैं, देखिए डेयरी इंडस्ट्री में। तो इसमें ज्यादातर पहले पुरुष होते थे, जबकि महिलाएं खेतों में काम करती है, लेकिन उनके पास कृषि भूमि भी नहीं है। अब देखो, काम जरूर कर रहे हैं लेकिन उसमें उनका हिस्सा नहीं था। तो 1956 का जो उत्तराधिकार अधिनियम बना था, बायस था बहुत, ठीक है। तो वहां पर अधिकार नहीं था महिलाओं को, चाहे वह पत्नी हो, चाहे वह माँ हो, चाहे वह पुत्री हो, लेकिन अब जो है इसके बाद अधिकार है। और अगर यहाँ पर पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति की बात करें तो पुत्रों में तो बराबर बराबर बढ़ जाती है, लेकिन फिर डॉटर का क्या है ना। तो यहाँ पर ये जो बायस था इसको ठीक किया गया 2005 आर्टिकल 14 को इसमें किया गया, ठीक है। तो ये जो बदलाव है वह किया गया, और इसमें क्या है कि समान जो हिस्सा है बेटे बेटियों और जो माँ है उसमें समान रूप से बांटा गया। और ये जो लॉ था, ये जो कानून था, पूरे देश में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है सभी में इंप्लीमेंट जो है वह किया गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन पूछती हूं मैं आपसे। आपको यहां पर इनकरेक्ट चूज करना है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। फर्स्ट है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम सितंबर 2010 में पेश किया, ठीक है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट was introduced by in September 2010. Main objective of this act was to remove the discriminatory provision of the Hindu Succession Act 1956. 1956 के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाना इसका उद्देश्य है। लॉ बेनिफिट मेनी हिंदू वुमेन टू गेट शेयर, ठीक है। तो इन्हें भूमि का जो हिस्सा है अपने पूर्वजों के द्वारा छोड़ी गई भूमि में, ठीक है। तो जो इनके एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, उनके द्वारा जो भूमि छोड़ी गई थी उसमें हिस्सा पाने के लिए लाभान्वित होंगी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो जब मैंने आपको बताया कि जब हम 2005 वाले एक्ट की बात करते हैं, अमेंडमेंट एक्ट की, तो बच्चों ये सितंबर में आया था, ठीक है। और इसने 1956 के जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन थे उसको क्रॉस किया था, उसको क्या किया था, रिमूव किया था, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, सितंबर 2010। तो यहां पर पूछा क्या है, इनकरेक्ट, सो आंसर इज क्लियर। चलो अब हम आगे चलते हैं। तो ग्रामीण में, रूरल जो है वो उसमें केवल इतना है, ठीक है, रूरल में केवल इतना ही। अब हम आगे चलते हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, कि बच्चों जब हम शहरों की बात करते हैं तो शहरों में कई तरह के शहर है, कई प्रकार के शहर है। शहर किसको कहेंगे जिसमें प्राथमिक क्रियाएं जो है वह ना होती हो या बहुत कम होती हो, जो कृषि कार्य है वो बहुत कम होता हो, ठीक है। बाकी जो है सेकेंडरी एंड टर्शियरी जो सेक्टर है उनकी जो डिमांड है, उनका जो परसेंटेज है वह ज्यादा होता हो, ठीक है। तो ये क्या हो गए, आपके शहर हो गए। आगे हम बात करेंगे तो शहरीकरण, अर्बनाइजेशन और शहर आपका थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, क्लियर। चलो शुरू करते हैं इसे हम।
कि ये जो चैप्टर है, यू विल लर्न द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द बेसिक अम्यूनिटीज लाइक स्ट्रीट लाइट, गार्बेज कलेक्शन एंड वाटर सप्लाई। कि अगर हम एक शहरी क्षेत्र में बात करें कि वहां पर स्ट्रीट लाइट है या नहीं, वहां पर वाटर सप्लाई है नहीं, ठीक है, वहां पर जो गार्बेज जो कलेक्शन है, कचरा जो संग्रह है वह हो रहा है या नहीं, है ना, तो क्या ये सारे काम जो है वहां पर कौन करेगा? बहुत सारे प्रशासन के और भी काम होते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं वहां पर कौन करेगा? ये सारी बातें ही हम समझेंगे। क्लीनिंग हो, चाहे आपका ड्रेनेज सिस्टम हो, मेंटेनेंस हो, ठीक है, इन सभी की बात इसमें की जाती है। और एक अर्बन की अगर हम बात करें तो किसके क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आधार पर उनकी जो चर्चा है की गई है, ताकि जो वर्क है वह बहुत स्मूथली चलाया जा सके, ठीक है, जो शहरी प्रशासन है वह स्मूथली चल सके। अब देखो कुछ बातें मैं आपको बताती हूं। सबसे पहले तो कुछ बेसिक जो हमने कल बात की थी कि आपका जो 74th अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था, ठीक है, 74th संविधान संशोधन था बच्चों, जिसमें कि जो आपका 12वीं जो अनुसूची है, कल की क्लास जो बच्चे देख लेंगे, अगर आज उन्होंने नहीं देखी है कल की क्लास, है ना, तो वो कल की क्लास जरूर देख लेंगे, क्योंकि उसमें रूरल एंड अर्बन को लेकर 73, 74 मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, यहाँ नहीं करेंगे उन्होंने। ये 1993, और आपको पता होना चाहिए कि इसमें टोटल कितने 18 सब्जेक्ट आते हैं, शहरी प्रशासन में 18 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, 12वीं अनुसूची 18 सब्जेक्ट। ये कुछ बेसिक हो गया। अब आगे देखो, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि इसमें मेन जो चर्चा है वह 2 पॉइंट्स की गई है। एक तो है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, नगर निगम, और दूसरी जो चर्चा है वह वार्ड समितियों की बात की गई है। तो बेसिकली बच्चों, जब हम एक शहर की बात करते हैं, शहर को कैसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, जब हम एक शहर की बात करते हैं तो शहर को कैसे बांटा गया है? अलग अलग वार्ड में बांटा गया है, ठीक है, अलग अलग इसको शहर को अलग अलग हमने वार्ड में बांटा। और हर एक वार्ड से ठीक वैसे ही जैसे कल हम एक गांव की बात कर रहे थे, है ना, गांव की, और हम एक ग्राम पंचायत की बात कर रहे थे कि ग्राम पंचायत में क्या है कि वार्ड मेंबर भी होंगे, पंच भी होंगे, ठीक है, वार्ड पंच जिसको कहा जा रहा था, वहां पे इसको क्या कहा जा रहा है? वहां पे इसको पार्षद कहा जा रहा है। तो हर वार्ड से एक पार्षद चुना जाएगा। कल पंच की बात हो रही थी, आज पार्षद की बात हो रही है। एक पार्षद का चुनाव होगा। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होंगे जो सारे शहर को प्रभावित करेंगे, और ऐसे जो निर्णय है वह पार्षदों के एक समूह के द्वारा लिए जाते हैं। पार्षदों के द्वारा कमेटीज जो है, जो समितियां हैं वह बनाई जाती है, उनके द्वारा जो डिसीजन है बच्चों वह लिए जाते हैं, ठीक है। समितियां बनाई जा रही है, ये अपना विचार विमर्श करके जो निर्णय है वह ले रहे हैं। तो एक शहर का जो प्रशासन है वह कुछ इस तरीके से चलेगा। अब कितने टाइप के शहर है और उसमें किस किस तरह की जो नगर निगम है, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज है वह हो सकती है, उसको हम समझते हैं। हालांकि बहुत विस्तार से वो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, वो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हमें कुछ एडवांस भी चीजें सीखनी है बच्चों। पार्षद की समितियां और पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेंगी। उन्हें लागू कराने का जो काम है वह कौन करेंगे? कमिश्नर करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि कल हमने ग्राम पंचायत, जो हमने सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत की बात की थी, है ना, सचिव की बात की थी, जो कि इलेक्टेड नहीं अपॉइंटेड था। ठीक वैसे ही यहां पर भी क्या है बच्चों कि समितियां जो है, पार्षदों की जो समितियां हैं, फिर से सुनो, शहर, वार्ड, है ना, पार्षदों की समितियां डिसीजन ले रही है, और यहां पर ये जो डिसीजन है इन्हें लागू कराने का जो काम है वह कमिश्नर कर रहा है। तो ये इलेक्टेड होगा या अपॉइंटेड होगा? डेफिनेटली अपॉइंटेड होगा, नियुक्त होगा गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। प्रशासनिक कर्मचारी जो है वह करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि जो पार्षद है वह निर्वाचित होते हैं। क्लियर? सो यहाँ पर देखो, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखेंगे कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो आपका नगर निगम है, ठीक है, नगर निगम जो कि बड़े शहरों में होगा, ये स्ट्रीट लाइट, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, ठीक है, कीप द स्ट्रीट एंड मार्केट क्लीन, बाजारों को स्वच्छ रखने का जो काम है ये कर रहा है। They are also responsible for ensuring that disease do not break out in the city. अच्छा देखो, अगर हम सूरत की बात करें, सूरत में भयंकर प्लेग कई बार फैल चुका। आपको पता होगा कि कांग्रेस का एक बार जो अधिवेशन है, ठीक है, पूना प्लेग की वजह से वहां से शिफ्ट भी हुआ था। और यहाँ पर जब हम एक सूरत की बात करें, केस स्टडीज में लिखी हुई है, जो बच्चे एनसीईआरटी की हार्ड कॉपी से पढ़ रहे हैं ना, सूरत, ठीक है, आज स्वच्छ, अगर हम क्लीन सिटीज की बात करें तो आज ये टॉप सिटीज में से एक है, वन ऑफ देम। लेकिन बच्चों यहाँ पर जब हम देखेंगे
कि जब सूरत में जो प्लेग है वह हवा से फैल रहा था और उस वक्त नगर निगम के द्वारा वहां की जो साफ सफाई है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो इससे ये इतनी तेजी से फैला कि लगभग 3 से 4 लाख लोगों ने उस शहर को ही छोड़ दिया। तो ये क्या था कि वहां से पता चला कि भाई नगर निगम की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है स्वच्छता में, विलेज को साफ रखने में, कोई भी बीमारी वहां ना फैल पाए, इसके लिए एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे कि हम देखें कि ग्राम पंचायत हो या फिर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में, रूरल में ग्राम पंचायत की बात करेंगे, ग्राम सभा समितियों की बात करेंगे, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में हम इस तरह की जो पार्षद समितियां हैं, ठीक है, इन सब की बात करेंगे। और यहां पर आप देखेंगे कि जब कोविड महामारी जो है बच्चों वह बहुत बुरी तरीके से फैल रही थी, उसका विस्तार हो रहा था, ऐसे में स्वच्छता का काम और जो टीकाकरण हो रहा था, ठीक है, जो वैक्सीनेशन का जो काम उस वक्त हो रहा था, इन सभी कामों में यही लोग तो सारा आगे डिस्ट्रीब्यूशन, सारा डेटा इन सब के पास होता है कि भाई इस जगह पे इस वार्ड में कितने लोग हैं, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन इनके पास। तो इन्हीं के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन एंड इन्हीं के थ्रू जो बाकी वैक्सीनेशन का जो काम है वो सब चल रहा था, ठीक है। दे रन स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड dispensaries and make gardens and maintain them. Big city they called municipal corporation, smaller town called a municipal council, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर सिटी जो है वह बड़ी है, ठीक है, जैसे कि हम बात कर ले दिल्ली, मुंबई, इनके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, निगम होगा, नगर निगम, और ये क्या होगा, निगम म्युनिसिपल काउंसिल होगा, यहाँ पे ये परिषद होगा। चलो अब हम आगे चलते हैं और कुछ बातें जो है इसके आगे समझ तो गए आप थोड़ी चीजें, अब चलो बाकी हम लिख कर समझते हैं, ठीक है। बेसिकली देखो कि यहां पर हम 7 टाइप्स के जो संरचना है वो हम करने वाले हैं, ठीक है, कि जब हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी अलग है क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है। तो बेसिकली बच्चों कई तरह के शहर हो सकते हैं, केवल एक ही तरह के, एक ही साइज के तो होते नहीं है। तो हम यहाँ पर 4-5 प्रकार के जो शहर है, सिटीज है, उनकी बात करते हैं और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह कैसे चलता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट देखो, सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे किसकी, जो सबसे बड़े शहर है जिसमें नगर निगम होता है, जो सबसे बड़े शहर है जिसमें कि क्या होता है बच्चों, नगर निगम होता है, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, क्या है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो यहां पर ये बड़े शहरों में होगा, जैसे कि हम दिल्ली की बात कर लें, मुंबई की बात कर लें, ठीक है। सेकंड देखो, तो ये तो आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड हम बात करेंगे म्युनिसिपैलिटीज की। और ये कहां पर होगा, ये छोटे शहरों में होगा, जो इतने बड़े नहीं है जितने कि नगर निगम वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर कहीं कहीं इसे म्युनिसिपैलिटीज को कहीं कहीं हमने नगर परिषद कह दिया, कहीं कहीं इसको नगर पालिका कह दिया, कहीं कहीं नगर समिति कह दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये म्युनिसिपैलिटीज जो है वह छोटे शहरों में होंगी। इसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट जो टर्म हमें समझना है, अधिसूचित क्षेत्र समिति। यहां से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है, इंपॉर्टेंट है। अधिसूचित क्षेत्र समिति, मैं इसमें पॉइंट जो है वह लगा देती हूं, ठीक है, आपको याद रहेगा, यहां से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। अधिसूचित क्षेत्र समिति, नोटिफाइड एरिया कमेटी, नोटिफाइड एरिया कमिटीज, ये क्या होते हैं? देखो जो शहर जो है वह तेजी से विकसित हो रहे हैं, ठीक है, तेजी से विकसित हो रहे हैं, ऐसे कस्बे उन सभी के लिए होगी। और बेसिकली देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक जैसे कि हम देख रहे हैं कि भाई लोगों के द्वारा चुने जा रहे हैं लोग, है ना, लोगों के द्वारा यहाँ पर जो
वार्ड मेंबर्स एंड सब चुने जा रहे हैं, इसके मेंबर्स चुने जा रहे हैं। लेकिन बच्चों एक इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन आपको इसमें समझना है, नोटिफाइड एरिया कमेटी के जो भी मेंबर्स होते हैं ना, ये सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं। यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है। तो इसे क्या करेगी, गवर्नमेंट के द्वारा इसको मनोनयन इसका किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अपने अपने शब्दों में चीजों को लिख लेना। तो यहां पर ये 3 प्रकार के हो गए, नगर निगम हो गए, छोटे शहरों के लिए नगर परिषद है, नगर पालिका है, और आपका ये अधिसूचित क्षेत्र समिति। तेजी से जो कस्बे विकसित हो रहे हैं, अभी शहर की श्रेणी में नहीं आए पूर्ण रूप से, लेकिन विकसित बहुत तेजी से हो रहे हैं, तो उनके लिए अधिसूचित कर दिया जाता है कि भाई अब इसकी व्यवस्था को और ज्यादा हमें सुदृढ़ और टाइट करने की जरूरत है। तो उसे हम कहते हैं बच्चों नोटिफाई एरिया कमेटी, और इसके जो मेंबर है गवर्नमेंट के द्वारा, जो है कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी। चलिए अब देखो, जो छोटे टाउन होते हैं ना, अब ये बड़े ऐसे कस्बे जो बहुत तेजी से विकसित होकर इस श्रेणी में जा रहे थे। अब एक होगा बच्चों जिसे हम कहेंगे टाउन एरिया, टाउन एरिया कमेटी, ठीक है। नगर क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र, वैसे दोनों वर्जन जो है वह याद रख लेना फॉर हिंदी मीडियम स्पेशली। नगर क्षेत्र समिति, ठीक है, ये होता है छोटे शहरों के लिए, इनके पास बहुत कम अधिकार होते हैं। ये जो स्मॉल कस्बों के बाद, ठीक है, जो बहुत तेजी से विकसित नहीं हो रहे, ऐसे कस्बों के लिए होगा छोटे शहर, और इनके पास जो अधिकार है वह कम होंगे वजह इसके कि जो म्युनिसिपैलिटीज, कॉर्पोरेशन एंड नोटिफाई एरिया के पास है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाउन एरिया। एक होता है आपका टाउनशिप, ठीक है, एक होता है बच्चों आपका टाउनशिप, ठीक है। अब ये टाउनशिप क्या होती है कि जैसे मान लो कि जमशेदपुर जो संयंत्र है वह लगता है, या कोई ऐसा प्लांट लगता है, कोई ऐसी कोई बड़ी कंपनी जो है वह कहीं कोई प्रोजेक्ट स्थापित करती है, वहां पे लोग जाके बस गए, और वहां पर जब वो बस गए तो उनके लिए सारी जो सुविधाएं हैं वो चाहिए कि नहीं चाहिए, कि उनके लिए स्वास्थ्य देखना है, उनकी जो हेल्थ है, जो एजुकेशन है, जो साफ सफाई है, बेसिक चीजें जो है वह सारी देखनी है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को, ऐसी जगहों को हम टाउनशिप के रूप में नोटिफाई करते हैं किसी संयंत्र या प्लांट के पास, ठीक है। प्लांट ओके, प्लांट नहीं प्लांट, आप बोलते बोलते कभी हो जाता है। तो किसी संयंत्र या फिर मान लीजिए कोई जो प्लांट है वह लगा है, इसके पास जो लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो सदस्य है ना, ये चुने नहीं जाएंगे लोगों के द्वारा। इसमें क्या करेगा कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वही कुछ लोगों को अपॉइंट कर देंगे कि भाई ये जो पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे बस रहा है, ये जो बस्ती बस रही है, इसके लिए जो बेसिक जो फैसिलिटीज है इनके जीवन के लिए, उसको आप देखें, उसको आप मुहैया कराएं, अवेलेबल कराएं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने 4-5 बातें कर ली। अब एक और देखो, नेक्स्ट है, देखो अब ऐसी जगह जहां पर बंदरगाह है, तो बंदरगाह में ना नगर निगम काम आ रहा है, ना छोटे शहर, ना अधिसूचित, ना टाउनशिप। तो यहां पर अलग से बच्चों ऐसे शहर, ठीक है, ऐसे एरियाज, तो अगर हम यहां पर बंदरगाह की बात करें, पोर्ट ट्रस्ट की बात करें, ठीक है, पोर्ट ट्रस्ट, बंदरगाह क्षेत्र कहेंगे बेसिकली हम इसे, ठीक है। बंदरगाह क्षेत्र लिख लीजिएगा बच्चों। तो हम इसे क्या कहेंगे, बंदरगाह क्षेत्र कहेंगे। तो इसके लिए देखने के लिए, जैसे कि हम मुंबई और कलकत्ता की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मुंबई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों मुंबई। तो अगर अब इसका जो क्षेत्र है, जो बंदरगाह वाला क्षेत्र है, उसको डेवलप करना है, तब उसके लिए क्या होगा, तो स्पेशली जो पोर्ट ट्रस्ट है वह बनाया जाएगा, और यहाँ के लिए जो प्रबंधन है, जो मेंटेनेंस है, जो देखरेख है, उसके लिए करेगा, ठीक है। अब देखो एक और पॉइंट आपको याद रखना है, एक और लास्ट पॉइंट है ये इसमें, स्पेशल पर्पस एजेंसी, स्पेशल पर्पस एजेंसी, ये क्या होते हैं, विशेष प्रयोजन एजेंसी, ठीक है। स्पेशल पर्पस एजेंसी, विशेष प्रयोजन एजेंसी। तो इसमें आपको याद रखना है कि नगर पालिका के द्वारा मान लो अगर कोई काम ऐसा है जो कि कोई
प्रायोरिटी के साथ किया जाना है, कोई विशेष प्रयोजन है, तो उसके लिए अलग से एक एजेंसी जो है वह बना दी जाती है, वो अपना काम करती है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या समझा अभी तक कि जब हम बात करेंगे कितना हो गया, फर्स्ट नगर निगम, छोटे शहर के लिए म्युनिसिपैलिटीज, अधिसूचित क्षेत्र समिति, और यहां पर हमने दो बातें जो इसमें याद रखनी है, एक तो टाउनशिप में, दूसरा नोटिफाई एरिया कमेटी में कि इसके जो मेंबर है वह स्टेट नॉमिनेट करेगा, और टाउनशिप जो है वह ब्यूरोक्रेट का ही विस्तार होगा। टाउन एरिया कमेटी होगी छोटे शहरों के लिए, है ना, यहां पर स्पेसिफाई स्पेशल पर्पस एजेंसी है, नगर पालिका मान लो कोई स्पेशल काम करवाना चाहती है, इनसे करवाएगी, और एक पोर्ट ट्रस्ट है जैसे कि मुंबई। अब एक स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका ले लो। ठीक है, चलो हो गया ये। अब आगे हम चलते हैं बच्चों, तो ये था आपका अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जो आपके मेन प्रोविजंस है ना, मेन जो है ये आपको जरूर याद रखना है कि आखिर 74 अमेंडमेंट कब हुआ। कल की क्लास में हमने इसकी काफी अच्छे से चर्चा की थी, सो प्लीज आप उसको एक बार देख लीजिएगा। क्लियर, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा करंट अफेयर पे आते हैं। ठीक है, चलो, तो इसमें देखो ईज ऑफ लिविंग एंड म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, गवर्नमेंट के द्वारा ये जो इंडेक्स है वो निकाला गया, किसके द्वारा, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, कि हम एक ऐसा जो मुख्य उद्देश्य इसका ये था कि इस तरह की जो सिटीज है वह एक सिस्टमेटिकली खुद को ही इवन जांच पाए कि आखिर उनके यहाँ जो विकास हो रहा है वह किस तरह का है ना। तो यहाँ पर क्या करना, खुद को ही एक सिस्टमेटिकली जांचने के लिए, एसेस के लिए, ताकि वह खुद अपनी जो सुविधाएं लोगों को दे रही हैं, और इसके आधार पर ये 2020 के इंडेक्स के कुछ परफॉर्मिंग सिटीज है। जैसे कि हम बेंगलोर की बात करें तो बड़ी सिटीज में, बिग सिटीज में बेंगलोर टॉप पर था, इसके बाद देखो फिर पुणे था। ठीक है, बेंगलोर फर्स्ट पर था, इसके बाद पुणे था। ठीक है, इंडेक्स स्कोर था इसका 66, इन सब का 66 है, 66। अच्छा, कल एक स्टूडेंट ने कहा था कि मैम जो ये आप वर्ड बोलती है ये हिंदी में ना बोला करें, आप कनेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, सो चलो आई थिंक हिंदी वाले कनेक्ट कर देंगे। तो 66 स्कोर था बेंगलोर का, पुणे का भी 66 था, अहमदाबाद का 64 था, देन चेन्नई था। तो अगर हम 1 2 3 4 याद रखें, इवन कभी भी इंडेक्स है ना तो उसके टॉप 5 जरूर देखो कि टॉप 5 जो है वह कौन कौन है, उसके पैरामीटर्स क्या है। देखो इंडेक्स पे क्वेश्चन आता कहां से है, ये समझो कि यूपीएससी जब आपसे क्वेश्चन पूछता है इंडेक्स के बारे में, जैसे मान लीजिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से आपसे पूछा, तो इसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं, और पैरामीटर के अलावा इससे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2 टाइम्स, और दूसरी बार क्वेश्चन इससे पूछा गया पैरामीटर के साथ साथ पब्लिश कौन करता है, सबसे फर्स्ट यही है। और 5 साल से आप देखेंगे एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, जेंडर गैप इंडेक्स पूछा जा चुका है, आउटलुक रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, पब्लिश कौन करेगा, इंडिया का इसमें क्या परफॉर्म है। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जब इंडिया की रैंक बढ़ी तब यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि क्या परमिट व्यवस्था हमारे यहाँ सुधरी, रैंक क्यों बढ़ गई। ये लिख दिया कि रैंक बढ़ गई, लेकिन ये आपसे पूछ लिया कि भाई क्यों बढ़ गई, क्या हमने अपना जो इलेक्ट्रिसिटी है जो हम प्रोवाइड कराते हैं कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को, क्या हमने वो सुधार लिया, या फिर हमने जो परमिट व्यवस्था थी वो हमने सुधार लिया, या फिर सिंगल विंडो सिस्टम कर दी, सारी ही बातें थी बेसिकली, है ना। तो यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। सो बेसिकली बच्चों ये तो हम समझ गए कि खुद को एसेस करे, खुद का अपना स्व मूल्यांकन कर ले, सेल्फ एक असेसमेंट हो जाए कि भाई जो पर्टिकुलर हमारी सिटी है वह किन पैरामीटर्स पर आगे बढ़ रही है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का है। और देखो इसमें 3-4 बातें जो शामिल की गई कि इवन कौन कौन से ऐसे एरियाज है जिसमें एग्जामिन करेगी, तो क्या उसकी सर्विसेज है, सेवाएं क्या है, फाइनेंस का वह यूज कैसे कर रही, वित्त का पॉलिसी मेकिंग कैसे कर रही, नीतियों का निर्माण कैसे कर रही, तकनीक क्या है, एंड उसका शासन जो है वह क्या है। तो बेसिकली यहां पर 5 पैरामीटर हो गए। ठीक है, और 5 वर्टिकल्स की हमने बात कर ली है ना, ये यहां पर भी लिखे हुए, पढ़ लेना, हिंदी में भी अवेलेबल है। अच्छा देखो टॉप स्मॉल सिटीज की हम बात करें तो स्मॉल में देखो शिमला है, भुवनेश्वर है, शिमला को 60 स्कोर मिला, 59 मिला भुवनेश्वर को, सिलवासा है, काकीनाडा है, सेलम है, वेल्लोर है, गांधीनगर है, गुरुग्राम है। ठीक है, गुरुग्राम है, देवगिरी है, तिरुचिरापल्ली है, ये सारे। अब देखो दिल्ली इसमें 13 है, 13। अच्छा एक और बात कि बच्चों जब आप एसडीजी इंडेक्स पढ़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, हाँ ये वही इंडेक्स है जो पहले आप मिलियन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जानते थे। तो अब देखो बच्चों कि जब हम एसडीजी की बात करेंगे तो आपको पता होगा टोटल नंबर ऑफ कितने गोल्स हैं एसडीजी में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारे गोल हैं
तो इसमें जो 11 नंबर का गोल है ना, वो आपको इससे मैच करता है, जो कि सस्टेनेबल सिटी की बात करता है एंड कम्युनिटीज की बात करता है, कि हमारे जो विकास शहर है वह ऐसे बने जो कि सतत हो, सस्टेन कर जाए, उनकी फैसिलिटी ठीक ठाक हो। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो ये एक करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मुद्दा था। चलो, दो और बातें। वैसे तो आप समझ गए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है एंड वार्ड काउंसलर क्या है। एक बार और हम थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि शब्दों में पिरोना जो है वह जरूर आना चाहिए। आप समझ तो गए, लिखोगे कैसे, मेंस में कैसे लिखोगे, उसके लिए प्रैक्टिस अभी से करनी ना। चलो, सो आ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज अ टाइप ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया दैट एडमिनिस्ट्रेटर्स अर्बन एरियाज विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन। तो नगर निगम कहाँ होगी? एक प्रकार की स्थानीय सरकार है जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों का प्रशासन करती है। अब यहाँ पर मिलियन सिटीज की बात हो गई, तो याद रखना बच्चों कि जब हम आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के ईज ऑफ लिविंग एंड म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं, तो इसमें भी सिटीज को ना दो तरह से बांटा गया है। एक तो ऐसे जो 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले हों, एक तो ऐसे जो कि 10 लाख से कम आबादी वाले हो। ठीक है, तो दो तरह से। और जो 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले हैं उनको ये बिग सिटीज कहा जा रहा है, जो 10 लाख से कम आबादी वाले हैं उनको स्मॉल सिटीज कहा जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखो, वार्ड काउंसलर, हम इनको पार्षद कह रहे हैं यहाँ पर। वार्ड काउंसलर मीन्स द मेंबर ऑफ काउंसिल फॉर द वार्ड इन विच द कम्युनिटी सेंटर इज लोकेटेड। इसका अर्थ क्या है? एक वार्ड के लिए परिषद का सदस्य जिसे सामुदायिक केंद्र में स्थापित किया जाता है। चलिए, अब कुछ बातें हो जाए। देखो, नगर निगम काम तो कर रहा है, लेकिन ये बताओ कि आखिर नगर निगम को जो पैसा है वो कहां से मिल रहा होगा? नगर निगम को पैसा आखिर कहां से मिल रहा होगा? तो इसके लिए आप देखेंगे कि कई जो टैक्स है वह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा लगाए जाते हैं। आपसे यही पूछा है कि कौन कौन से जो सोर्स हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं। क्या हाउस टैक्स हो सकता है, एजुकेशन टैक्स हो सकता है, होटल एंड शॉप टैक्स होता है, मूवी टैक्स हो सकता है। ये मैं आपको कमेंट्स के लिए छोड़ देती हूँ। इसके पीछे जो रीजन बिहाइंड है बच्चों वो क्या है, कमेंट करना आप सभी, कि एक बार इवन आप, मैं चाहती हूँ कि आप जो एनसीईआरटी का ये बुक है इसको जरूर ओपन करके देख लें। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, जो चीज़ हम पढ़ लेते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि जब वो इस शक्ल में हमारे सामने आती है तो हमें टफ लगने लगती है? क्योंकि अब दिमाग लगाना है, अब केवल पढ़ना नहीं, अब दिमाग लगाना है कि ऐसा ना हो कोई वर्ड ऐसा लिखा हो जो हमसे गलत हो जाए। चलो, सो यहाँ पर देखो 4 स्टेटमेंट है बेसिकली। फर्स्ट है कि नगर पार्षद नगर निगम की समिति का निर्वाचित सदस्य होगा। म्युनिसिपल काउंसलर इज एन इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड होगा, सिलेक्टेड होगा, अपॉइंटेड होगा। म्युनिसिपल काउंसलर इज मेड अप ऑन वार्ड कमेटी। नगर पार्षद वार्ड समिति से बने होते हैं। मेंबर आर इलेक्टेड टू द वार्ड कमेटी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर अ टर्म ऑफ 2.5 years एंड दीज मेंबर आर नोन एज काउंसलर ऑफ कॉर्पोरेटर। इन सदस्यों को पार्षद सहकारिता जाना जाता है और वयस्क मताधिकार के आधार पर 2.5 साल की अवधि के लिए इनको चुना जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अच्छा, ये बताओ कि जब हम ये कहते हैं कि अर्बन एंड जो रूरल हमारे यहाँ जो प्रोसेस चल रहा है जो एडमिनिस्ट्रेशन का, उस पर हमने देखा कि जो गवर्नमेंट है वो उसका एक फिक्स टेन्योर होगा, और हमारे यहाँ ये जो फिक्स टेन्योर है ये हमने रखा है कितना, 5 year। तो पंचायतों के जो चुनाव है वह भी 5 वर्ष पर होते हैं और इसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? स्टेट गवर्नमेंट होता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में भी कौन? जो राज्य निर्वाचन आयोग होगा। ठीक है, जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन होगा, स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन होगा वो इनके चुनाव कराता है। ठीक है, तो आगे देखो फ्रेंड्स कि अगर हमने यहाँ 5 year की बात की है तो यहाँ पर आपको नहीं लग रहा कि ये कुछ गलत लिखा हुआ है कि इनका जो टेन्योर है, अगर हम इसमें 3 को हटा पाए तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो बहुत ध्यान से उसके जो सेंटेंस दिए हो एक बार उसको पढ़ो। हो सकता है आपसे कोई एक गलत हो जाए, और लकीली एलिमिनेशन से ऐसा बहुत कम होगा, लेकिन हाँ हो सकता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है। ठीक है, वह क्या क्या यहाँ पर जो सिटी है उसकी जीवन को सुधारने के लिए काम कर रही है। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रिंकिंग वाटर, मेंटेनेंस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, पार्क, स्ट्रीट लाइट। तो अब तक हमने क्या बात की कि ये जो सारे काम है वह इसके द्वारा किए जाते हैं।
ठीक है, अब चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जो आपको लिखना है। आज आप सोचेंगे मैम ने क्वेश्चन चेक नहीं किया, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं समझ में आया किसी भी बच्चे का, तो इस वजह से मैंने उसे चेक नहीं किया, है ना। मतलब देखे आप सभी के है, रखा नहीं है। तो अभी हम फिर से देखेंगे, शायद काफी और स्टूडेंट ने कमेंट जो है वह कर दिया होगा, तो एक बार उसके उन सभी के कमेंट्स देखकर मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जरूर शेयर करूंगी, और इसका भी आंसर। देखो, अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और यूपीएससी जो है 5 ईयर में मेन से 2 बार क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ चुकी है, जो कि आपकी सिटी से संबंधित है, ठीक है, जो आपके शहर से संबंधित है। तो बेसिकली बच्चों, जिस तरीके से जो अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण का एक मुद्दा बड़ा है, ठीक है, शहरीकरण जो है आपके लिए एक बड़ा मुद्दा है। आपको बहुत सारा मैटर इस पर मिल जाएगा, तो आपको इससे रिलेटेड जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन के अलावा जो भी इससे जुड़ा हुआ आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर में जो भी इंडेक्स है उसका आपको सहारा ले लेना है, ठीक है। और बेसिकली ये जो इंडेक्स है वे आपके प्रीलिम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो, यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था वह कहाँ से पूछा था, अर्बन फ्लड से लेकर जोड़कर पूछा था। सेम क्वेश्चन आया 2 बार कि अगर हम शहरीकरण की बात करें तो जो बड़े शहर हैं, इस बार पूछा था कि हैदराबाद और पुणे जैसी जो मिलियन सिटी होती है, 10 लाख प्लस सिटीज होती हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, उनमें बाढ़ क्यों आ रही है। लोगों से बाढ़ संबंधित नहीं है, बाढ़ किससे संबंधित है, वहां के जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका जो मेंटेनेंस है उससे संबंधित है ना। शहरी नियोजन और प्रभावी शासन के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना समय की आवश्यकता है। आपको इस पर, ठीक है, टिप्पणी करनी है, टिप्पणी हो पाएगी क्योंकि 100 शब्दों में। तो इसके अलावा भी आप, अर्बनाइजेशन जो एक टॉपिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप जरूर प्रिपेयर करें। क्लियर? सो एक अच्छा टॉपिक है बच्चों। चलिए, तो आज की क्लास में हमने काफी कुछ समझा। आज की क्लास में हमने बात की रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की, पटवारी की, स्वामित्व योजना की, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट की, ईज ऑफ लिविंग एंड म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स की। सो बच्चों, क्लास में आपको बने रहना है और आपको याद रखना है कि आपका ये जो क्लास 6 का एनसीईआरटी था ये कंप्लीट हो गया। क्लास 7 का एनसीईआरटी हम कल से करने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। ये जो क्लास है आपकी मंडे टू फ्राइडे होगी, और इस बार आई थिंक सैटरडे संडे को आपका जो एक सरप्राइज टेस्ट है वह भी जरूर होगा। चलिए, तो हम मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है, जो नए बच्चे हैं, उन्होंने यूपीएससी वाला चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि अपकमिंग वीडियोस एंड सारी चीजें जो है वह आपको नोटिफिकेशन एंड अवेलेबल रहे। साथ ही रिविजन करते रहिए, नोट्स बनाइए, थोड़ा सा सिंसियर होके पढ़िए, और हाँ, लास्ट कंसिस्टेंसी को आपको बना के रखना है, बिकॉज ऑफ अगर आपने अच्छे तरीके से बेसिक जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, कंसिस्टेंसी तो आपको फॉलो करनी होगी। चलिए, तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।